तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग साईफाई हॉरर फिल्म को जिसका नाम है एलिवेशन। एक क्वाइट प्लेस मूवी आपको याद होगा आई थी, बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं और जो एंड का ट्विस्ट है उसको देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा कि ये आखिर क्रीचर्स हैं कौन। और हाल ही में ही मैंने आउटब्रेक नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि एक दिन जमीन के अंदर अचानक कुछ हलचल हुई और जमीन के अंदर जो सिंक होल्स होते हैं उनके अंदर से कुछ क्रीचर्स बाहर निकले। ये क्रीचर्स काफी खतरनाक थे। अब इन क्रीचर्स ने कई सारे इंसानों को मार डाला, जिसके बाद अब कुछ ही लोग बच पाए थे और सर्वाइवर्स वही लोग थे जो कि ऊंचे पहाड़ी जैसे कि 8000 फीट के ऊपर रहा करते, क्योंकि इन क्रीचर्स के ऊपर आने की भी एक सीमा थी जिसके अंदर वो 8000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे। इसलिए सभी सर्वाइवर्स को 8000 फीट से ऊपर रहने के लिए ही सलाह दी गई थी। यहाँ उन क्रीचर्स पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता था और इन क्रीचर्स का नाम रीपर्स पड़ गया था क्योंकि ये लोगों को मार दिया करते। अब सीन 3 साल बाद का आता है जहाँ पर हम रॉकी माउंटेन कोलोराडो नाम की एक जगह को देख पाते हैं जो कि 8000 फीट ऊपर ही थी, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्रीचर से कोई खतरा नहीं था। जिसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर होता है। हंटर पहाड़ी के दूसरे टाउन के लोगों को देख रहा था कि तभी उसके पीछे वो क्रीचर पड़ जाता है क्योंकि वो 8000 फीट से नीचे की तरफ आ गया था। अब वो जल्दी से भागकर एक सफेद लाइन की दूसरी तरफ आता है और ये लाइन दर्शाती है कि इस लाइन के पार 8000 फीट की ऊंचाई है और वो क्रीचर उसे पार नहीं कर सकते। खैर इसके बाद हम लॉस्ट गल्च रेफ्यूजी नाम के एक टाउन को देखते हैं जिसकी आबादी कुल मिलाकर 193 होती है, यानी कि 193 लोग ही थे और वहाँ की जो ऊंचाई थी ना वो 8460 फीट थी। और इसी टाउन के अंदर हंटर अपने पिता विल के साथ अकेले रहा करता। दरअसल उन क्रीचर्स ने दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म कर दी थी और बचे हुए लोग इसलिए बच पाए थे क्योंकि वो 8000 फीट से ऊपर की तरफ रह रहे थे। अब तभी हंटर अपने पिता से मिलता है और विल को पता चल गया था कि हंटर नीचे गया था। हंटर उसे ये कहता है कि वो बस दूसरे लोगों को देखना चाहता था और कुछ नहीं। दरअसल इतनी ऊंचाई पर रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जिसके चलते यहाँ पर हंटर के अंदर लंग्स में प्रॉब्लम भी होती है और वो रोज रात में ऑक्सीजन के साथ ही रहा करता। और अगर ऐसे में कभी वो भागते भागते उसके लंग्स फूल गए तो वो क्या करता। अब हंटर अपने पिता की बात को समझ जाता है और वो ऐसा कभी नहीं करेगा ऐसा बताता है। दरअसल हंटर की माँ तारा की मौत भी इसी तरह से उन क्रीचर्स की वजह से हुई थी और इसलिए विल हंटर को खोना नहीं चाहता था। अब इसके बाद में हम विल को केटी नाम की एक लेडी के साथ देखते हैं और केटी और उसकी बीवी की दोस्ती हुआ करती थी। केटी और विल अब शिकार करते हैं जहाँ पर केटी विल से आज सुबह के बारे में पूछती है। तब विल उसे बताता है कि आज हंटर नीचे चला गया था दूसरे लोगों को देखने के लिए। तब केटी उसको समझाती है कि हंटर अकेला बच्चा है इस टाउन में, जिस वजह से वो अकेलापन महसूस करता है, उसे ये सब एक प्रिजन की तरह लगता होगा। तब विल कहता है कि एटलीस्ट यहाँ पर वो सेफ तो है और अगर वो बाहर गया तो बच्चों को ढूंढने की चाह में ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं और इसी बीच हम नीना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक मेटल पर गन से निशाना लगा रही थी, लेकिन उस मेटल पर ज्यादा कुछ असर नहीं होता और ये कोई मेटल नहीं है बल्कि उसी क्रीचर की खाल होती है, यानी कि उन क्रीचर्स पर गोलियां बेअसर थी। जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी खाल जो थी वो मेटल से भी ज्यादा ताकतवर थी, बेसिकली एक बहुत ही भयानक वाली। दरअसल नीना तारा की अच्छी दोस्त थी और तारा और नीना दोनों ही रिसर्चर और साइंटिस्ट हुआ करती थी और वो दोनों उन क्रीचर्स को रिसर्च करने के लिए गए थे ताकि उनकी कमजोरी का पता चल सके। लेकिन इसी बीच तारा मारी गई थी उन क्रीचर्स के द्वारा ही। हम देखते हैं कि विल को आज भी अपनी बीवी के बुरे सपने हॉन्ट करते हैं, वो अभी तक तारा की मौत से उभर नहीं पाया है। खैर इसी बीच हंटर की सांसें तेज होने लगती हैं और विल जल्दी से उसे फिल्टर लगा देता है, लेकिन उसके ऑक्सीजन फिल्टर्स खत्म होने वाले थे तो विल को कुछ तो करना ही पड़ेगा और उसके बिना उसका बेटा जी नहीं सकता। और तो और उसे वो अगर लेने जाना चाहता है तो उसे 8000 फीट से नीचे जाना ही पड़ेगा और इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा था। अब अगले दिन हंटर का बर्थडे होता है, इसलिए विल शॉप पर बचे हुए आखिरी मैक एंड चीज को अपने बेटे के लिए परचेस करता है, जहाँ पर वो उसे बता देता है कि वो उसके लिए ऑक्सीजन फिल्टर लेने के लिए नीचे जाएगा। तब उसका बेटा उसे मना करता है क्योंकि वो अपने पिता को भी नहीं खोना चाहता था, लेकिन विल कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो चिंता ना करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिसके बाद अगले दिन वो नीना से मिलने जाता है उसकी हेल्प लेने के लिए, क्योंकि वही थी जो कि नीचे जाने के बाद भी सरवाइव कर गई। विल को ऑक्सीजन फिल्टर्स लेने के लिए बोल्डर्स नाम की एक जगह पर जाना था। अब यहाँ वो नीना को काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन नीना उसे ये कहती है कि ये ऐसा होगा जैसे खुद जाकर अपने आप को ही खत्म कर लेना, क्योंकि वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है, रीपर्स उन्हें मार डालेंगे। तब विल उसे कहता है कि वो पहले भी उनसे बच गई थी और इस बार भी वो बच जाएगी, वैसे भी वो उन पर सालों से रिसर्च करती हुई आ रही है तो वो वहां पर आसानी से नहीं मर सकते। लेकिन नीना उसको समझाती है कि वो लक की वजह से बच गई थी, ना कि उसके पास कोई प्लान था। तब विल उसको कहता है कि उसके लिए नहीं तो वो तारा के लिए उसके साथ चले, उनके बेटे की जान खतरे में है। और वो उसे ये भी कहता
कहता है कि उसकी लैब भी वही नीचे है जहाँ पर शायद उसे रीपर्स को मारने का कोई आइडिया भी मिल जाएगा। वो उसे कहता है कि कल वो 8 बजे निकल जाएगा, अगर वो आना चाहे तो आ सकती है। खैर अब विल के जाने के बाद में नीना को तारा के सपने आने लगते हैं और यहाँ पर वो तारा के लिए राजी हो जाती है। खैर अगले दिन वो दोनों ही वेपन्स लेते हैं और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी केटी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो भी तारा की मौत का बदला लेने के लिए उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन विल उसे कहता है कि उसकी जरूरत यहाँ पर है ना कि नीचे। लेकिन केटी बहुत जिद करती है और उन्हें केटी को ले जाना ही पड़ता है। लेकिन जाने से पहले नीना उसे उसकी भाषा में समझा देती है कि नीचे काफी खतरा है, लेकिन केटी नीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसलिए वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब विल जाने से पहले अपने बेटे हंटर से मिलता है और उसे वादा करता है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। खैर अब ये तीनों ही नीचे जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिलिट्री व्हीकल मिलते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ वेपन इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं। अब सप्लाईज लेने के बाद वो निकल ही रहे थे कि तभी केटी और नीना आपस में झगड़ने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई को विल छुड़वाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और नीचे उन्हें कुछ घोड़े मिलते हैं जो कि जिंदा थे, जिसका मतलब था कि रीपर सिर्फ इंसानों पर हमला करते थे, जानवरों पर नहीं। जिसके बाद वो लोग अल्ता विस्ता स्की एरिया में पहुंच जाते हैं जो कि 7620 फीट के ऊपर था। वो आगे जाते हैं जहां पर उन्हें स्की लिफ्ट मिलती है और आगे वो उससे जाने वाले थे, लेकिन तभी नीना उन्हें सावधान कर देती है क्योंकि उनके आसपास एक रीपर मौजूद था और उसे इस चीज की भनक लग गई थी अपने हाथों में पहने हुए कंपास की वजह से, जो कि उसने रीपर ट्रैक करने के लिए बनाया हुआ था। वो कंपास रीपर्स की पल्सेस को सेंस कर सकता था और तभी रीपर उनके सामने आ जाता है, यानी कि ये डिवाइस काम कर रहा था। अब विल जल्दी से ऊपर चढ़कर स्की लिफ्ट स्टार्ट करने लगता है। मीनवाइल दोनों मिलकर उस रीपर को गन की मदद से रोकने लगते हैं। वो मर तो सकता नहीं था लेकिन थोड़ा थम सकता था, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं था। और तो और केटी उसके ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला कर देती है, लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ नहीं होता और यहाँ पर लिटरली सेंस में ये बात साबित हो जाती है कि उसकी खाल बहुत मोटी है। फिर इसके बाद स्की शुरू हो जाती है और नीना जल्दी से स्की पर चढ़ गई थी, लेकिन केटी नीचे ही रह जाती है। अब वो रीपर उनके बिल्कुल करीब आ चुका था, इसलिए केटी जल्दी से ऊपर चढ़कर किसी तरह से स्की लिफ्ट पर कूद जाती है, लेकिन रीपर स्की लिफ्ट को ही तोड़ देता है, जिससे कि वो लोग नीचे गिर पड़ते हैं और जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। वो रीपर ठीक उनके पीछे था, लेकिन किसी तरह से वो 8000 फीट वाली लाइन को क्रॉस कर देते हैं, जिससे कि ये तीनों बच गए थे। अब रात में वो लोग एक रिजॉर्ट के अंदर रुकते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक करते हैं अपनी जिंदगी के नाम पर। खैर यहाँ नीना उनको बताती है कि ये रीपर्स कुछ भी खाते पीते नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को मारते हैं और कुछ नहीं। और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि मजे के लिए शिकार करना। विल कहता है कि जरूर ये सब गॉड का कोई प्लान है, उनके पापों की सजा उनको मिल रही है और इसलिए ही इनको नर्क से यहाँ पर भेजा गया है। खैर अब ये लोग वहाँ सो जाते हैं, लेकिन विल को नींद नहीं आ रही थी और उसे अभी भी अपनी बीवी के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, हॉन्ट कर रहे थे, जिसमें हम देख पाते हैं कि उसने इस रिसर्च पर जाने से पहले अपनी बीवी तारा को काफी रोका था, लेकिन तारा ये रिसर्च किसी भी हालत में कंप्लीट करना चाहती थी। उसने उसकी एक नहीं सुनी थी, जिसके बाद वो ये सब हादसा हो गया। खैर अगले दिन वो सभी वहां से निकल जाते हैं और आगे बढ़कर विल उन्हें एक टनल के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि ये टनल असल में एक शॉर्टकट है और टनल एग्जिट होने के बाद ये लोग 8000 फीट से ऊपर रहेंगे, यानी कि सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन नीना इस बात पर इतना विश्वास नहीं करती क्योंकि विल खुद इस बार श्योर नहीं था, क्या पता टनल स्ट्रेट के बजाय आधी तिरछी हो और वो 8000 फीट से नीचे की तरफ एग्जिट हो जाए, जिससे कि उनको खतरा हो सकता था। और तो और वो क्रीचर्स अंडरग्राउंड से निकले हैं, यानी कि वो आसानी से अंधेरे में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो क्रीचर CO2 को सेंस कर सकते हैं, जो कि इंसान एक्सेल करते हैं। तो हर तरफ से ये क्रीचर्स उनसे ताकतवर हैं और वो उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर उनके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो लोग रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाकर उन्हें रास्ता बिल्कुल सील्ड मिलता है और ये देखकर विल बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता भी था और वो दूसरी तरफ से जाएंगे, लेकिन वहां से जाने में उन्हें टाइम लगता क्योंकि रास्ता काफी लंबा था। और ये बात नीना और केटी भी उसको कहते हैं। तब विल उसको ये कहता है कि उन्हें जाना तो होगा ही, चाहे वो जाना चाहें या फिर नहीं। वो उन दोनों से ये भी कहता है कि अगर वो चाहती हैं तो यहाँ से वापस जा सकती हैं, लेकिन वो यहाँ से अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स लिए बिना नहीं जाएगा। कैरन के पास में कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीना का ट्रैकर भी काम नहीं कर रहा होता, जिससे वो क्रीचर्स का पता लगा सकती थी, जिसके चलते इनके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि क्रीचर्स कहीं से भी आ सकते थे। खैर अब दूसरे रास्ते के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ता और वो नीचे जाते भी हैं और ऐसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें टनल के अंधेरों में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर एक रीपर होता है जो कि उन लोगों को देखकर उनके पीछे पड़ जाता है। उसे देखकर वो लोग वहाँ से भागते हैं और भागते हुए वो एक होल में एंटर कर गए थे, जहाँ पर नीना सबको सांस लेने से मना
कर देती है क्योंकि वो क्रीचर कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर सकता था। अब वो लोग सांस को रोक लेते हैं कि तभी वो क्रीचर अपना एक टेंटिकल अंदर होल में डालता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि वो लोग सांस रोक कर रख रहे थे। यानी कि एक तरह से ये टेंटिकल सेंसर का काम करता है। अब इसी बीच विल एक प्लेयर जलाकर वहां पर फेंक देता है जिससे कि वो क्रीचर कंफ्यूज हो जाता है और वो लोग सांस लेते हैं, जिसके बाद में वो वहां से जगह बनाकर भागने लगते हैं कि तभी केटी गलत रास्ते से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद रीपर अपने टेंटिकल से केटी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और ये देखकर विल को काफी बुरा लगा था, नीना को भी काफी दुख होता है, लेकिन ये दोनों ही चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वो क्रीचर फिर से वहां पर आने लगता है और ये देखकर ये दोनों ही ऊपर की तरफ एक सीढ़ियों की मदद से बाहर हो जाते हैं। नीना और विल दोनों को ही केटी के लिए काफी दुख था। खैर अब वो आगे बढ़ते जाते हैं जहाँ पर उनको एक घर मिलता है, इसके अंदर मैक एंड चीज होता है जिसे वो लोग खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। अब बातों ही बातों में विल नीना से पूछता है कि आखिर उसकी पुरानी लैब के अंदर है क्या, जिस पर वो बताती है कि वहाँ पर पेरिक्लेस है जो कि असल में क्यूबिक वर्जन ऑफ मैग्नीशियम होता है। तो ये जो रीपर्स है ना वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और ऐसे में अगर बुलेट्स को पेरिक्लेस के साथ बॉन्ड करके उनको शूट करा जाएगा तो इससे होगा ये कि बहुत ही कम समय के लिए एक अनकंट्रोलेबल इंटरनल कंबशन होगा, यानी कि ब्लास्ट होगा, और इस तरह से वो रीपर्स को अंदर से मार सकते हैं। बेसिकली अभी क्या होता है ना कि जो बुलेट्स होती हैं वो उनके आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, लेकिन अगर पेरिक्लेस के साथ में बुलेट्स को जोड़कर शूट किया जाएगा तो इससे होगा ये कि उनके अंदर पेनिट्रेशन हो पाएगी और अंदर जाकर वो ब्लास्ट होगा, जिससे कि ये अंदर से ही सारे के सारे क्रीचर्स खत्म हो सकते हैं। खैर अब अगले दिन वो वहां पर मिले हुए एक व्हीकल से आगे जाने लगते हैं। वो गाड़ी को काफी तेज चला रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और रीपर्स की नजर उन पर ना पड़े। अब यहाँ पर वो पहुंच भी जाते हैं और जल्दी से ऑक्सीजन फिल्टर्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक रीपर वहां पर आ जाता है और उन दोनों को इस बारे में पता लगते ही वो दोनों भागने लगते हैं। वो रीपर से बचते हैं, लेकिन वो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो विल को पकड़ लेता है, लेकिन नीना उसे आजाद करवा देती है, जिसके बाद वो दोबारा भागते हैं। अब यहाँ पर एक जगह पर आकर विल रुकता है और वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े हुए थे। अब जैसे ही रीपर्स उसके पास आता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर शूट कर देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और जो रीपर होता है वो हॉस्पिटल से बाहर जा गिरता है। जिसके बाद वो उस रीपर को देखते हैं जो कि हिल नहीं रहा था। अब ये दोनों ही वहां से निकल रहे होते हैं क्योंकि विल को ऑक्सीजन फिल्टर्स मिल गए थे, इसलिए वो घर जाने वाले थे, लेकिन नीना उसे कहती है कि उसे अभी भी पेरिक्लेस चाहिए। तब विल कहता है कि उसे ये फिल्टर्स उसके बेटे तक पहुंचाना जरूरी है। नीना उसे कहती है कि ये बात उसके बेटे की नहीं है, वो लोग हमेशा इनसे भागते नहीं रह सकते और इसलिए उन्हें इन्हें मारने का तरीका ढूंढना ही पड़ेगा और उसके लिए उसे लैब जाना होगा। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनकर वो मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही लैब में जाते हैं। अब उनके वहां से निकलने के बाद वो रीपर दोबारा उठ खड़ा होता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस धमाके से उसे ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब यहाँ वो लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर नीना अपना काम शुरू करती है बुलेट्स बनाने का और विल इस पर नजर रख रहा था। विल को वहां पर एक फोटो दिखाई देती है जिसमें नीना का परिवार भी था। नीना ने इस बारे में किसी को भी अभी तक नहीं बताया हुआ था कि उसका एक परिवार भी था। अब नीना विल को बताती है कि उसका परिवार एपोकलिप्स शुरू होने के समय पर ही मारा गया था, जिसमें उसका बच्चा सॉकर खेलने गया था और वही वो समय था जब वो खत्म हो गया। और तो और नीना उसका गेम देखने भी नहीं गई थी और इसलिए उसे इस चीज का आज तक पछतावा है, लेकिन वो और क्या ही कर सकती थी। और उसका हस्बैंड जो कि बाहर गया हुआ था 2 हफ्तों के लिए, वो भी कभी लौट कर वापस नहीं आया और उसे बस इस बात का दुख था कि वो अपने परिवार को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, छू भी नहीं पाई। अब यहाँ पर नीना अपनी बुलेट्स को टेस्ट करती है, लेकिन वो काम नहीं करती। तब वो विल को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके बच्चे को ऑक्सीजन फिल्टर्स की जरूरत थी और विल उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, जिस पर वो उसे कहती है कि वो हंटर के पास जाए, उसे उसकी जरूरत है और अगर उसने ये बुलेट्स बना ली तो वो उसके पीछे पीछे आ जाएगी, लेकिन अगर वो काम नहीं आई तो समझ लेना कि उसके साथ क्या हुआ, यानी कि वो जिंदा नहीं बची। इसके बाद विल वहां से निकल जाता है और नीना के पास एक रीपर आ गया था और नीना एक बुलेट तैयार करके उस पे शूट करती है और यहीं पर सीन कट होकर विल पर आ जाता है, जिसकी कार रास्ते में पंक्चर हो जाती है और वो क्रैश होकर पलट जाती है। तभी वहां पर रीपर्स उसे खत्म करने के लिए आने लगते हैं और विल जल्दी से बाहर निकलता है। अब बाहर निकलकर वो भागना शुरू करता है, लेकिन आगे जाकर उसके सामने 2 रीपर्स थे। विल अब पूरी तरह से फंस चुका था कि तभी वो रीपर ब्लास्ट हो जाता है और वो किया था नीना ने। जी हाँ, यानी कि नीना ने फाइनली वो बुलेट बना ली थी जिससे कि इन रीपर्स को मारा जा सकता था। अब यहाँ नीना उन दोनों रीपर्स को भी मार देती है और ये टेकन 3 की नीना मुझे क्यों लग रही है। एनीवेज अब यहाँ पर वो क्रीचर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्लास्ट होने के बाद में हमको पता चलता है कि वो एक मशीन थे। जी हाँ, और किसी ने उन्हें प्रोग्राम किया था इंसानों को मारने के लिए और इसी कारण से वो कुछ खाते पीते नहीं थे, सिर्फ हंट किया करते थे और वो भी सिर्फ इंसानों को। नीना ये बात विल को बताती है और विल उससे पूछता है कि ये सब किया किसने होगा। तब नीना अपना इशारा ऊपर की तरफ करती है, यानी कि ये सब एलियंस ने किया है इंसानों को यहाँ से खत्म करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर अपनी बसावट कर पाए। वो होता है ना कि कहीं पर भी जाने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंसान पहले पूरी की पूरी जमीन को साफ कर देता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये चीजें चल रही थी। और आजकल जैसे हम लोग फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं, सारे के सारे जानवरों को
को खत्म कर देते हैं उस इलाके के, बिल्कुल सेम तरह से एलियंस कर रहे थे। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इस चीज को भी दर्शाने की कोशिश करी गई है। और जो जानवरों के लिए एलियंस है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि जेसीबी और इस तरह की जितनी भी मशीन्स होती हैं वो उन सब के लिए वही हैं। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि क्यों यहाँ पर रीपर्स को ब्लास्ट होने से या फिर बुलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इतनी खतरनाक मशीन थी। खैर अब वो दोनों ही अपने टाउन पहुंच जाते हैं जहाँ पर विल अपने बेटे से मिलता है। वो लोग केटी को भी याद करते हैं, जिसके बाद वो दूसरे टाउन वालों से संपर्क करते हैं और उन्हें इन बुलेट्स के बारे में बताते हैं। अब आखिरी सीन में हम विल और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि रीपर्स को मारने 8000 फीट नीचे आते हैं और उनको मारते भी हैं। जिसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां नीना और विल को दिखाया जाता है जो कि टेलीस्कोप की मदद से ऊपर ही देख रहे थे। तभी उन्हें 3 मेटियोर्स आते हुए दिखाई देते हैं पृथ्वी की तरफ, जिससे हमको समझ में आता है कि और भी मशीनों को इंसानों को मारने के लिए भेजा जा रहा था। और शायद से एलियंस को समझ में आ गया था कि इंसानों को ये चीज पता चल चुकी है कि इन मशीन्स को यानी कि रीपर्स को कैसे मारना है, तो मे भी उन्होंने अपग्रेड करके यहाँ पर और भी मशीनों को भेजा होगा। और बात रही कि ये नीचे सिंक होल से कैसे आए थे, तो ये सिंक होल बने ही ऐसे होंगे, ये मीटियोर्स पहले यहाँ पर गिरे होंगे और अंडरग्राउंड में ही ये सब कुछ हुआ होगा, जिसके बाद में ये बाहर आकर सारे के सारे इंसानों को मारने लगे थे। और इसके पीछे शायद अर्थ पर टेक ओवर करने का ही रीजन है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एलिवेशन फिल्म की कहानी और मेरे हिसाब से इस मूवी का नाम एलिवेशन की जगह इन्वेजन होना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर रहता। हालांकि इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। क्वाइट प्लेस के अंदर इस तरह के ही क्रीचर्स धरती के ऊपर आए थे जो कि इंसानों को मार रहे थे। अब एलिवेशन फिल्म के अंदर फर्क इतना सा है कि यहाँ पर ये सारे के सारी मशीन्स होती हैं जो कि बाहर एलियंस ने यहाँ भेजी हैं ताकि वो यहाँ पर खुद को आकर इजीली स्टेबल कर पाएं, आसानी से रह पाएं। बाकी एलियंस ने इन मशीन्स को 8000 फीट से नीचे नीचे ही सफाया करने के लिए बनाया होगा। शायद से एलियंस को लगा होगा कि इतनी ऊपर पहाड़ियों पे इंसान जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उनकी ये थियोरी थोड़ी सी गलत हो गई थी, जिसके चलते मशीन्स इसके ऊपर नहीं आ सकती थी एक सर्टेन लेवल के ऊपर, और शायद से इसलिए ही इस मूवी का नाम एलिवेशन पड़ा। बाकी यहाँ पर कोई थ्योरी वगैरह है नहीं, साई-फाई हॉरर फिल्म है, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए